यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट तक के हमने जो वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, उस पे हमने इस टॉपिक में कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके बाद में हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया है, इन दोनों का मीनिंग देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम ये देख चुके हैं। इसी के साथ में लास्ट वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। आज हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं पहले भी कल के टॉपिक में भी, कल के लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जब किसी चीज की तारीफ करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंस है ना, उसकी खासियत बताएंगे, बेनिफिट बताएंगे, तो हम, बेटा माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन, तो हम जब क्या करेंगे उसकी, मतलब छोटी छोटी बातों को भी बहुत बढ़िया बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और जब हम उसकी उसकी कमियां गिनाते हैं, तो हम छोटी छोटी कमियों को भी बहुत बड़ा चढ़ा के गिनाएंगे, ठीक है। ये यही तरीका है। तो अभी आप यदि देखेंगे कि लास्ट के वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत तारीफ करी, और आप तो ये देखोगे कि सेम पॉइंट जब आप इम्पोर्टेंस में लिख रहे हो तो बहुत अच्छे से लिख रहे हो कि ये बहुत अच्छा है, और सेम पॉइंट को आप जब लिमिटेशन में लिखोगे तो बोलोगे अरे यार, इसमें तो ये बहुत सारी कमी है, राइट। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जब इसको समझते हैं तो बोलते हैं सर वही पॉइंट को हमने अभी अच्छे से तारीफ कर दी, अभी उसकी कमियां निकाल दी। तो ऐसा ही है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस, लिमिटेशन मतलब कमियां, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कमी क्या है? तो पहला है, ये 5 नंबर में है। देखो, मैं एक्चुअल में मेरे जितने भी आईएमपीस देता हूँ, मैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ए, फर्स्ट, पहले फर्स्ट और सबसे पहली जो आईएमपी जो होती है उसको मैं बोलता हूँ ए, बी और सी, 3 कैटेगरी। ए का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आईएमपी जिसको आपको बिल्कुल याद करना है, मतलब समझने के साथ साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा आईएमपी होता है वो, ठीक है। और ये आईएमपी चेंज होती है लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के को लेकर। बी, जिस जो आईएमपी होती है, और सी जिसको आपको पढ़ के जाना है। तो ये बी कैटेगरी का आंसर है, ठीक है। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन ड्रॉन आर नॉट एक्यूरेट। इसका मतलब है कि भैया, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो भी कंक्लूजन निकालेंगे वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, ठीक। अब हमको बुराई करना है ना, अब हम इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बुराई कर रहे हैं। what is true in the case of individual unit may not be true in the case of aggregate। ये क्या बोल रहा है कि यदि हम, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की हम डिमांड जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में ऑटोनोमस सॉरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितनी डिमांड रही, ठीक, हम ये देखना चाहते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मतलब हम सारी कंपनियों को देखेंगे। हम किसको देखेंगे? मारुति को देखेंगे, फोर्ड को देखेंगे, ठीक है, टाटा को देखेंगे, और भी कंपनियां हैं, हुंडई को देखेंगे। इन सारी कंपनियों का हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, और इन सारी कंपनियों का डिमांड जितनी भी होगी उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो पता चला कि 500 गाड़ियां बिकी लॉकडाउन पीरियड में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी गाड़ियां बिकी, कितनी कारें बिकी? 500, राइट, 500। अब 500 सेल हुई, हमको लग रहा है कि चलो अच्छा बिजनेस हुआ, मान लो कंपनियों का बंद में भी इतनी बिक गई, ठीक है। पर देखा जाए तो 350, ध्यान देना, 350 गाड़ियां तो मारुति ने ही बेच दी। वो बाकी बची हुई 100 किसने बेच दी? 100-150 किसने बेच दी? टाटा ने। हुंडई तो शायद सेल ही नहीं कर पाई, मान लो, है ना, हम आंकड़ा मान रहे हैं, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हुंडई तो एक भी सेल नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे, आपको ये लगेगा कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कारें बेची, है ना, बट देखा जाए तो एक इंडिविजुअल यूनिट को यदि देखा जाए, हुंडई को, तो उसने तो सेल कुछ भी नहीं करी, उसका तो खाता भी नहीं खुला। तो ये वही चीज बता रहा है कि जो सच एक यूनिट के लिए है ना, वो सच, वो सही चीज पूरे एग्रीगेट में नहीं दिख सकती। तो ये कंक्लूजन बता रहा है कि एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल सेविंग इज गुड, बट
if the entire economy community start saving more, effective demand will be reduced। इसका मतलब समझना। देखिए क्या बोला इसने, बचत करना अच्छी बात है, हर व्यक्ति को बचत करना चाहिए, पर याद रखो यदि हर व्यक्ति बचत करना चालू कर देगा ना तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। हम बोलते हैं ना कि अभी लॉकडाउन में इकोनॉमी डाउन हो गई है, गिर गई है, रिड्यूस हो गई है। क्यों गई? क्योंकि लोगों ने खर्चा नहीं करा, है ना, लोगों ने खर्चा नहीं करा। लोग खर्चा करेंगे तो डिमांड होगी। जैसे मैं यदि मोबाइल खरीदना चाहता हूं तो मैं खर्चा करूंगा, डिमांड करूंगा। यदि मैं सोच लूंगा यार क्या जरूरत है मोबाइल की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ। अपने लिए तो अच्छी बात है, पर हर व्यक्ति यदि इकोनॉमी में ऐसा ही सोचेगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन, और ये अच्छी बात नहीं है। यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, हमने देखा था कि ये कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेके चलता है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये क्या मान के चलता है कि इकोनॉमी में सभी लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, जो कि अनरियलिस्टिक है, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, द अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब जब ये मैंने आपको पीपीसी वाले वीडियो में चैप्टर में आप लोगों को बताया है अच्छे से कि जब हम पीपीसी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी पूरी दुनिया को हम क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। वही उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीज क्या हो गई, समान हो गई, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से अनरियलिस्टिक असम्पशन लेके चलता है ये। आगे, कंसंट्रेशन ऑन स्मॉल पार्ट्स, ये इकोनॉमी के बहुत छोटे भाग पर कंसंट्रेशन करता है। एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जो कि पूरे इकोनॉमी की जो एक रूपरेखा जिसको बोलते हैं, या एक पूरा डायग्राम बनाने में क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, बहुत छोटा है वो। ठीक, तो उसके इफेक्ट को हम टोटल में इफेक्ट को नहीं जान सकते। उसका क्या हुआ है, उसका टोटल इफेक्ट पूरी इंटायर इकोनॉमी में हम नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए इसका एक और शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको। जब लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लेके चलना है कि जैसे कि आप मैक्रो में चाहते हो। मैक्रो क्या चाहता है, पूरी इकोनॉमी को लेके चलता है, राइट, और माइक्रो सिंगल पार्ट को। तो हमको बुराई करनी है, तो हम बुराई कैसे कर रहे हैं कि ये व्यक्ति पूरे इकोनॉमी की जानकारी नहीं दे सकता। कैसे दे सकता है, वो तो छोटी चीज के लिए बना है ना, पर हमें इस तरह से उसकी कमी निकालनी है। मीन्स मैक्रो का व्यू दिमाग में रखना है कि मैक्रो में क्या क्या चाहिए, वो चीज माइक्रो नहीं दे सकता। यही इसकी लिमिटेशंस हो गई। और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, जब हम मैक्रो की लिमिटेशन देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये माइक्रो की खूबियां उसमें नहीं है, ये उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक, इजी रहेगा, इस तरह से याद रखना है ना। हमको कंपेयर करना है इससे, माइक्रो को मैक्रो से कंपेयर करना है और बोलना है कि अरे रे मैक्रो की चीजें तो ये दे ही नहीं पा रहा। कैसे देगा, नहीं दे सकता भैया, पर क्योंकि हमें कमियां बतानी है तो हम बताएंगे। हाँ, आगे, स्मॉल पार्ट्स पर ध्यान नहीं देता, राइट, फेल हो जाता है उनको उनके कलेक्टिव रूप से काम करने की, कि वो कलेक्टिव रूप से किस तरह से पूरी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, ये बात नहीं बता सकता। कैसे बता सकता है, ये बात तो मैक्रो बताता है। छोटी छोटी यूनिट किस तरह से बड़ा इफेक्ट डालेगी, ये तो मैक्रो बताता है, माइक्रो थोड़ी ना बताता है। पर यहाँ पर कमी निकाली है। आगे, अनेबल टू एनालाइज सर्टेन प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ये भी वही बात है। ये देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, पब्लिक फाइनेंस, है ना, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इनके बारे में ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं दे पाता, एनालाइज नहीं कर पाता। कैसे कर पाएगा, ये मैक्रो का टॉपिक है, मैक्रो को ये माइक्रो में थोड़ी ना एनालाइज करेगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कमी निकालना है तो उस तरह से कंपेयर करके हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं, आप इसको रीड करके देखिएगा, इजी है। आगे, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं,
इनफेजिबल मतलब कि ये पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर से वही बात बोल रहा है ये वाला पॉइंट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर है। फिर से यही बात बोल रहा है कि ये पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखो, इट इज नॉट in a position to take into countable the entire economy data of the real world, है ना। ये इतने छोटे पार्ट पर बात करता है कि पूरी इकोनॉमी के उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये लिमिटेशंस हो गए हैं यहाँ पर कि यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हो गए। अब हम आ रहे हैं मैक्रो पे। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस, खासियत बतानी, ये क्या महत्व रखता है हमारे लिए, राइट? क्या बेनिफिट है इससे? तो देखिए, मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम यदि कंपेयर करें माइक्रो के तो ये अपोजिट लगभग अपोजिट चलता है। बट याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये मत कहना। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। माइक्रो के बिना मैक्रो अधूरा है और मैक्रो के बिना माइक्रो, राइट? ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो माइक्रो की कमी है वो मैक्रो का स्ट्रेंथ है, राइट? और इसकी जो वीकनेस है माइक्रो की, वो माइक्रो के स्ट्रेंथ है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है, बट आप इसको, मैंने जो आपको नोट्स सेंड अभी करूंगा हम उसको रीड कीजिएगा, बहुत इजी, हम इसको कई बार बात कर चुके हैं। तो हेल्पफुल इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते 20 लाख करोड़ की जो पॉलिसीज बनाई हैं वो मैक्रो लेवल पे ही बनी है। बट बात को समझना, माइक्रो की स्टडी करके मैक्रो की बनी है ना। बट अभी हम सिर्फ मैक्रो की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैक्रो में ही ये पॉसिबल है, राइट? तो गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, ये सारी पॉलिसीज पूरी इकोनॉमी के लिए बनती है और वो किस में बनती है? मैक्रो में बनती है। ठीक, नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, उसकी स्टडी करके हम जान सकते हैं कि मैक्रो में क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल फॉर स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक। नो माइक्रो इकोनॉमिक लॉ कैन बी फॉर्मुलेट विदाउट स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो को बिना जाने हम माइक्रो की कोई सा भी लॉ, उसका जो प्रिंसिपल है वो हम नहीं बना सकते, उसमें हम स्टडी नहीं कर सकते, राइट? चलिए नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एमपी की स्टेट की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमको पूरे एग्रीगेट में बात करना पड़ेगा। और ये एग्रीगेट में हम बात करेंगे तो हम मैक्रो में ही स्टडी करेंगे, सिंपल है, राइट? ये जो थर्ड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी की पॉलिसी बनाती है तो किसमें पॉसिबल है? मैक्रो में। तो हम आगे थर्ड में भी ये बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको यदि चेक करना है तो आपको मैक्रो में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स किस चीज का? आउटपुट। आउटपुट मतलब टोटल इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है, जब हम मैक्रो में बात कर रहे हैं तो टोटल इकोनॉमी की बात करेंगे। जब हम माइक्रो में बात करते हैं तो आउटपुट का मीनिंग होगा एक इंडस्ट्री, एक फर्म। ठीक, कंजम्पशन, कितना लोगों ने खरीदा, इनकम, कितने लोगों की इनकम हुई, कैपिटल फॉर्मेशन, कितना लोगों की वेल्थ इंक्रीज हुई। हम पढ़ते हैं ना न्यूज में कि अंबानी इस बार की सर्वे में इंडिया के टॉप रहे, तो उन्होंने कितना कमाया इस साल, राइट? दैट इज क्या हो जाएगा, एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच हेल्प इन मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारे लोगों की, इंडिया के लोगों की
जो क्या बोल रहे हैं, उनकी वेल्थ बढ़ रही है ना, संपत्ति यदि बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया जो इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह से मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, और इसका मतलब क्या होता है, मंदी। लोग बोलते हैं सस्ताई, महंगाई और सस्ताई, सस्ताई नहीं होता है, वो मंदी होता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है मालूम है, अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद में मार्केट का माहौल कैसा है, क्या इन्फ्लेशन है, नहीं, डिफ्लेशन है, मंदी है। मंदी का मतलब होता है लोग चीजों को खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति घबराया हुआ है कोरोना से, और वो ये सोच रहा है कि मेरी नौकरी ना चला जाए। प्राइवेट जॉब में जो भी है वो लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वो फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि बहुत ही जरूरी कोई चीज है उसी को खरीद रहे हैं, बाकी जो लग्जरी चीजें हैं, ऐशो आराम वाली चीजें हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। किसी को घर में सोफा लेना था तो वो अब बोल रहा है नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है सोफा लेने की, अपन बाद में देखेंगे जब ये संकट टल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा हाथ में होना जरूरी है। तो इससे क्या हो गया, डिमांड मार्केट में कम हो गई। इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, मंदी, और मंदी इंग्लिश में डिफ्लेशन होता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। जब डिमांड बढ़ती आती है तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। ये हम आगे का जो पूरा एक टॉपिक है, यूनिट है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम आप किसमें कर सकते हैं, मैक्रो में ही कर सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है सारी चीजों को लेकर। ठीक है, एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब सप्लाई कितनी है ऑफ करेंसी, करेंसी की सप्लाई। ये मैक्रो में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आप आए दिन न्यूज में सुनते हो कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, कम करा, वो क्यों करा है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और वो कैसे करते हैं, सप्लाई ऑफ करेंसी, करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करके। ठीक है, वो क्या तरीके हैं वो अपन आगे देखेंगे। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी लिखा हुआ था ना, आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी किस पॉइंट में था, आप यहाँ पर देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी, और ये वो माइक्रो में था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाने में वो अनेबल है। तो हम यही कहेंगे वो क्यों अनेबल है, क्योंकि वो मैक्रो में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ये कंप्लीट हो गया। एग्रीगेट ऑफ सप्लाई इनेबल टू अस एनालाइज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, हम इनके जरिए हम हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझ पाएंगे कि कितनी महंगाई हो गई है या मंदी कितनी है। ठीक, इसके बाद में बाय दिस वी कैन गेट द आइडिया ऑफ इकोनॉमी। इसके जरिए हमको इकोनॉमी की बारे में जानकारी मिलती है, लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में समझ में आता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट वन इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशन चल रहा है उसकी स्टडी करने में हमको हेल्पफुल है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, और इम्पोर्टेंस की जो है ये कंप्लीट हमने कर ली है। ठीक, अब इसके बाद में हम देखेंगे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस। अभी आपको अजीब लगेगा, अभी आपको लगेगा कि सर अपन तो अभी इतनी तारीफ कर रहे थे, आप फिर से बुराई करना चालू कर दी। ऐसा ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं, फिर नया कल नया टॉपिक लेंगे, अच्छा सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक, इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो मैंने क्या बोला था, देखो ये अभी कुछ देर पहले ही समझाया था। जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे, तो मैक्रो की लिमिटेशन की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें माइक्रो के गुण नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होंगे, पर हमको तो बुराई करनी है। तो यही बात कर रहा है कि ये इग्नोर कर रहा है, किसको, इंडिविजुअल यूनिट को इग्नोर कर रहा है। अरे इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी किसमें किया जाता है, माइक्रो में, उसके लिए अलग से स्टडी बनी है। तो ये क्यों करेगा यार, ये तो इग्नोर ही करेगा ना, बट हमको बुराई करनी है। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू एग्रीगेट रेदर देन इंडिविजुअल यूनिट। ये हम अच्छे से जानते हैं कि एग्रीगेट को महत्व देता है, कंप्लीट इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देता है, एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता।
द सम ऑफ, अब देखो कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पर, हाँ, द सम ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मेक द वॉल ऑफ होल इकोनॉमी। जिससे जिस तरह से एक दीवार छोटी छोटी ईंट से, एक एक ईंट से मिलकर पूरी वॉल खड़ी हो जाती है, उसी तरह से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी एक एक सिंगल यूनिट के सम से खड़ी होती है, राइट। तो ये वही बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट क्या है कि मैक्रो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक। ये हमारा ये वाला फर्स्ट लिमिटेशन कंप्लीट होगा। आगे कंक्लूजन आर नॉट प्रैक्टिकल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस पे जो कंक्लूजन आते हैं ना साहब, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं होते। हम पूरी तरह से आंख बंद करके उनको फॉलो नहीं कर सकते, हमको उनको ज्यादा समझने की जरूरत होती है। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर आफ्टर मिसलीडिंग। कैसे हो जाते हैं ये? मिसलीडिंग हो जाते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, इफ द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर इज अनचेंज। देखिए हर बार हर महीने एक जनरल प्राइसिंग की न्यूज आती है, और उसमें कहा जाता है कि महंगाई इतनी बढ़ी है, कम हुई है, राइट, प्राइस इतने बढ़े हैं, कम हुए हैं। तो उसी को यहाँ पर क्या लिखा है? जनरल प्राइस इंडेक्स। उसी को जनरल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो चीजों की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई है, उसके बारे में ये बताता है, कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट कम हुई है, राइट। अब वो अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड है मतलब वो क्या बोल रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आया। तो अब ध्यान देना आगे क्या लिखा है, इट कांट बी कंक्लूडेड दैट, इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता द प्राइस लेवल इज अनचेंज, कि किसी का प्राइस चेंज नहीं हुआ। बात को समझना, इसका 10% प्राइस इंक्रीज हुआ और इसका 10% प्राइस डिक्रीज हुआ, दोनों का प्राइस सेम है, इसका इंक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज हुआ। जब आप इनका एवरेज निकालोगे इन दोनों का, इसके इंक्रीज का और इसके डिक्रीज का, तो वो जीरो निकलेगा, क्योंकि ये भी 10% इंक्रीज हुआ, ये भी 10% डिक्रीज हुआ। तो क्या इसका मतलब किसी चीज का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया? भाई एवरेज तो जीरो दिखा रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आया, बट हम देख रहे हैं रियल लाइफ में कि इसका भाव 10% बढ़ा है और इसका 10% भाव कम हुआ है, रेट कम हुआ है, प्राइस, राइट। तो वो यही समझाना चाह रहा है कि जब जनरल प्राइसिंग इंडेक्स में अनचेंज है, ये कहाँ से आया? मैक्रो की एनालिसिस है। तो मैक्रो जब इस तरह का एनालिसिस देता है तो ये क्या कर सकता है? मिसलीडिंग कर सकता है। आपको लगेगा कि महंगाई तो कहाँ बढ़ी ही नहीं, जबकि हो सकता है कुछ बेसिक चीजों की महंगाई, वो चीजें बहुत महंगी हो गई हो, और लग्जरी चीज क्या हो गई हो? सस्ती, जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से बहुत गलत बात है। बेसिक का भाव बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लग्जरी का कम हो गया तो गरीबों को उसको क्या फायदा, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से ये मिसलीडिंग कर सकता है। दिस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ other commodity may make the journal price level unchanged, right? Clear? आगे, the measurement of aggregates in is difficult. प्रॉब्लम ये है कि हर चीज का एग्रीगेट निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए यदि हम कहें कि टोटल गेहूं का कितना प्रोडक्शन हुआ ये देखें, तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे अभी भी बहुत पीछे वाले गांव है, ड्रॉबैक बैकवर्ड गांव है, जहां पर कुछ लोग उतना ही प्रोडक्शन करते हैं अपने जितना, अपने खाने जितना। ये बहुत ही कम कभार अपना जो प्रोडक्शन होता है, जो भी खेत का जो प्रोडक्शन होता है, उसको मार्केट में बहुत ही कम लेके जाते हैं। ये वहीं के वहीं उसको यूज कर लेते हैं, जिससे बार्टर सिस्टम होता है। तो इनका कैलकुलेशन है ना, उसमें नहीं आ पाता है, गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड नहीं आ पाता है। तो ये यहाँ पर वही बोल रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी कितनी ही इम्प्रूव कर ली हो, फिर भी हम जो इसका एग्रीगेट करना है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डिपिक्ट करेक्ट पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। उसी बात को फिर से दोहराया है दूसरे वाले एग्जांपल के थ्रू कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की सही तरीके से पिक्चर को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, आप इसको रीड करिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आई एम श्योर कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इट मे नॉट इन्फ्लुएंस ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये सभी सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उनको प्रभावित नहीं करता, राइट।
The principle or analysis of microeconomics may not influence all the sector of economy. वही बात को दूसरे शब्दों में लिख दिए, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल बताना है. For example, a general rise in price, अभी हमने पढ़ा, may not affected the all section of the community in similar manner. Some section may be affected more adversely than other. अभी जो मैंने बताया था इनका एग्जांपल देखिए कि 10% इसका बढ़ा, कम इसका कम हुआ, उसी बात को लेके इन्होंने बोला है, इसी एग्जांपल को ध्यान में रख के उसको एक बार रीड कीजिएगा, ये वही है. ठीक है, तो यहाँ पर